तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो कि रिलेटेड है एलएसजी से। लखनऊ सुपर जायंट्स की हम बात करेंगे, उनका स्क्वाड कैसा दिखाई दे रहा है। हम करेंगे उनकी स्वॉट एनालिसिस, हर एक कमियां या उनकी स्ट्रेंथ जो भी हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कैसा उन्होंने स्क्वाड बनाया है, क्या उनका प्लेइंग 12 हो सकता है, उस पर उनके क्या प्ले ऑफ चांसेस होंगे, उनके फिक्सचर्स क्या होंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि जितना छोटा रख पाऊँ उतना रखूँ, क्योंकि मुझे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उसका मैं ध्यान रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब बात करते हैं एलएसजी की, सबसे पहले तो हमेशा एक चीज़ ये है कि 3 साल से जीते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका लोगो बहुत ख़राब है। इनका आप देखते हैं कि इतना ख़राब लोगो आई थिंक कि कोई भी नॉर्मल डिज़ाइनर किसी भी गली में बना देगा इससे अच्छा लोगो, तो इनका वो भी ख़राब है। इनकी जर्सी भी आई थिंक नॉर्मली शॉप्स पे आप जाइए, रोड पे शॉप्स मिलती है, उनसे वहाँ पे अच्छे कपड़े बनते हैं इससे, ऐसी जर्सी इनकी है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इनको बहुत बैड लाइट में दिखाती है। दूसरी बात, फिर इनके ओनर संजीव गोयनका जो डांटते हुए दिखाई दी कि राहुल को लास्ट ईयर जब हैदराबाद से उनकी टीम हार गई, तो आई थिंक ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं गई हैं। तो आई थिंक अब इनके पास एक ही चीज़ है कि अच्छा करें, आईपीएल 2025 में जीत के बताएं, ताकि थोड़ा सा अर्न करे फैन बेस भी, और थोड़ा सा अर्न करे लोगों की अपनी कह सकते हैं लॉयल्टी भी। क्योंकि आई थिंक आप तब उम्मीद कर सकते हैं लॉयल्टी की जब आप एज अ ओनर उनको अच्छे से ट्रीट करें, तो वही चीज़ है। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये हुई है कि इनके पास से के राहुल चले गए हैं, अब उसी बिहेवियर की वजह से आई थिंक उन्होंने बोला कि मैं रिटेन नहीं होना चाहता। ऋषभ पंत न्यू कैप्टन बन के आए इस टीम में, और एक और रिप्लेसमेंट अभी रिसेंट टाइम्स में मिला है इनको, वो है शार्दुल ठाकुर का, जिससे शायद मुझे और बहुत लोगों को खुशी हुई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर इतना बुरा उन्होंने नहीं किया कि वो आईपीएल में एक टीम भी डिजर्व ना करे। शार्दुल ठाकुर आए हैं मोहसिन खान की जगह पे, बहुत सारी इंजरी कंसर्न्स भी है, उस बारे में और बात करेंगे। अब पहली बात हम ये देखते हैं कि कंडीशंस क्या होती है एकाना स्टेडियम में, जो कि कानपुर में है। अब बात क्या है, लखनऊ में है, सॉरी, कानपुर में तो ग्रीन पार्क है। तो एकाना स्टेडियम की हम बात करते हैं, हमेशा से देखें तो यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल दोनों होती है। अब रेड सॉइल जब वहाँ पे मैच होंगे तो वहाँ पे रन थोड़े से बनेंगे, क्योंकि बॉल पे बाउंस अच्छा होता है। काली मिट्टी का जो पिच होता है वो थोड़ा सा स्लो होते जाता है विद टाइम, तो ऐसे में स्पिनर्स को मदद मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे बॉल रुक कर आती है, तो बैट्समैन को शॉट मेकिंग ईजी नहीं होती है। तो यहाँ पे अब रिसेंट टाइम्स हमने ये देखा है कि दोनों ही पिचेस को थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा फ्लैट विकेट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इवन बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों को प्ले में लाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसे मैचेस देखे हुए आईपीएल में पिछले साल और 2023 में भी, जहाँ पे वन साइडेड मैच हो गए, पूरे बॉलर्स की साइड पे मैच चले गए। तो इस बार हो सकता है कि वो चीज़ आपको दिखाई ना दे। अगर इनका स्क्वाड देखते हैं लखनऊ का क्या है, कौन प्लेयर्स को पिक किया है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग लोग कह रहे थे कि उन्होंने पिक किया है, अच्छा काम किया ऑप्शन पे। लेकिन जब हम अब इनका टीम बना के देख रहे हैं कि क्या उनके 12 होगा, कौन बैकअप्स है, तो हमको दिख रहा है कि बहुत जगह पे इनकी खामियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पूरे स्क्वाड की। अब्दुल समद, एडन मार्करम, आकाशदीप, आकाश सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर है, अर्शन कुलकर्णी है ऑलराउंडर है, आर्यन जुयाल विकेट कीपर, आवेश खान, आयुष बदोनी दिल्ली के कैप्टन, डेविड मिलर, दिग्वेश सिंह पेसर हैं, हिम्मत सिंह, एम सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रिड्सकी, मयंक यादव, मिचल मार्श, मोहसिन खान की जगह आ गए शार्दुल ठाकुर, तो रिप्लेसमेंट है निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, राजवर्धन हंगरगेकर अंडर 19 प्रोडक्ट हैं, रवि बिश्नोई, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद, शमार जोसेफ और युवराज चौधरी। तो अब हम बना के देख रहे हैं इनका प्लेइंग 12 क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये भी है कि इनका प्लेइंग 12 बनाने में ना बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। एक तो इंजरी कंसर्न्स बहुत सारे हैं, दूसरी बात ओवरसीज इनके पास सिर्फ बैटर्स ही ज़्यादा हैं, बॉलर्स में सिर्फ एक ऑप्शन शमार जोसेफ का है। तो ये जो इंजरी कंसर्न्स है, इस वजह से आई थिंक ये हर एक चीज़ के बैलेंस को हिला देगा। ना ऑलराउंडर्स आप प्रॉपरली खिला सकते हो, ना ही साथ में आप ओवरसीज जो आपकी फर्स्ट पिक्स हैं उनको खिला सकते हो, क्योंकि फिर आपको होता है शमार जोसेफ को अंदर लाना पड़े। ये कंसर्न, चलिए हम प्लेइंग 12 बना के देखते हैं एक बार इनका क्या है। तो ओपन करने में मैं रख रहा हूँ युवराज चौधरी को विथ एडन मार्करम या फिर इवन मैथ्यू ब्रिड्सकी मैं ज़रा ऊपर चूज करूंगा। उसका सिंपली रीज़न यही है कि टी20 के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल प्लेयर है। एडन मार्करम ने उतना परफॉर्म नहीं किया व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, लेकिन आई थिंक एडन मार्करम के साथ ये टीम जाना चाहेगी, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि एडन मार्करम आई थिंक थोड़ी स्टेबिलिटी आपके पास लेके आ सकते हैं। युवराज चौधरी बैशर है, उत्तराखंड से खेलते हैं, और इनकी जो शॉट मेकिंग है, लेफ्टी बैट्समैन है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। इनका स्ट्राइक रेट भी अराउंड 150 के आसपास रहा है व्हेन इट कम्स टू स्मैट, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा ओवरऑल इनका करियर स्ट्राइक रेट भी 140 के आसपास है। तो इसमें युवराज चौधरी अगर वो एक साइड से वो काम कर रहे हैं, तो एडन मार्करम थोड़ा सा 130-140 के स्ट्राइक रेट से भी आप लोग को निकाल सकते हैं, और उसके बाद शायद थोड़ा सा स्टेबलाइज करने को देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 1 डाउन आएंगे निकोलस पूरन, 2 डाउन आएंगे ऋषभ पंत, 3 डाउन आना चाहिए आयुष बदोनी, अच्छा काम ये भी करते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग आपको देते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन। उसके बाद डेविड मिलर आपको देख सकते हैं नंबर 6 पे, शाहबाज अहमद नंबर 7, शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8, राजवर्धन हंगरगेकर मैंने रखे हुए हैं 9 नंबर पे, 10 नंबर पर रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ नंबर 11 पे, और आकाश सिंह या फिर स्लैश आकाशदीप में से कोई एक। अब मैंने इसमें से 2-3 लोगों को नहीं पिक किया है। पहली बात तो मोहसिन खान आउट हो चुके टूर्नामेंट से, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, मयंक यादव भी एनसीए में है, उनकी इंजरी को मुझे ऐसा लगता है
कि बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आई थिंक उनको शायद कम से कम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 मैचेस कम से कम छोड़ेंगे वो, तो उसके बाद इसलिए उनको यहाँ पिक करने का मतलब नहीं है। दूसरी बात ये भी है, आवेश खान हो सकता है कि शायद वो मैच से पहले फिट हो जाएं, जब लखनऊ का पहला मैच बनता है उसके पहले फिट हो जाएं, हो सकता है आवेश खान, लेकिन आवेश खान पे मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है कि इनसे बेटर बॉलर हैं, जैसे आकाश सिंह से ज़्यादा बेटर बॉलर आवेश खान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टिल आई विल इवन चूज आकाशदीप बिफोर आवेश खान, वो एक चीज़ है, क्योंकि आई थिंक आवेश खान थोड़ा सा कंट्रोल लैक करते हैं, जो कि T20 में आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये रहेगी मेरी 12। अगर हम बात करें दूसरे बैकअप्स की, कौन दूसरे बैकअप्स हो सकते हैं, तो मणिमारन सिद्धार्थ बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, कर्नाटका से खेलते हैं, और इनकी जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है, पर क्योंकि शाहबाज अहमद ऑलरेडी है तो आप शायद इनको नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि फिर आपको ना फिर आपकी बैटिंग शॉर्ट हो जाएगी अगर इनको आप और रखना चाहेंगे तो वो एक कंसर्न हो रहा है, वरना मणिमारन सिद्धार्थ इज अ गुड इनफ प्लेयर टू प्ले इन दिस 11। उसके बाद प्रिंस यादव पेसर हैं, दिल्ली से हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और प्रिंस यादव एक्सप्रेस पेस लेके आते हैं, डेथ में इनके पास यॉर्कर्स हैं, तो हो सकता है कि आपको ये भी खेलते हुए दिख जाए इन प्लेस ऑफ आकाश सिंह, सरप्राइज मत होना उस चीज़ पे। अर्शिन कुलकर्णी अ प्लेयर इन मेकिंग, अंडर 19 टैलेंट है, पेसर है, मीडियम पेस करते हैं, बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइकर काइंड ऑफ अ बैटर है। अर्शिन कुलकर्णी को आई थिंक इंप्रूव और करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनमें वो पूरा टैलेंट है बड़ा कुछ अच्छा नाम बनाने का। दूसरी बात ये भी है कि यंग है बहुत ज़्यादा, अभी 19-20 साल के प्लेयर हैं, तो ऐसे में आई थिंक इनके पास चांस है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। इतने बड़े लेवल पे आप खेल रहे हैं, इतनी कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में, तो आई थिंक इनके पास चांस है। आकाश सिंह का मैंने ऊपर नाम ले लिया, आकाश सिंह भी ठीक बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे इंजरी कंसर्न्स हो तो हर एक प्लेयर को तैयार रहना पड़ता है कि हमको मौका मिल सकता है। उस पर मिचेल मार्श की बात करें, मैंने मिचेल मार्श को पिक नहीं किया, क्योंकि मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ व्हेन इट कम्स टू T20 बैटिंग। IPL में उन्होंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि उनको आप फर्स्ट 11 में उनको जगह दे रहे हैं अपने आप, क्योंकि आपके पास में पूरन, मिलर ऐसे प्लेयर साथ में खेल रहे हैं, तो इवन मार्करम को मैं चूज़ करूंगा बट नॉट मिचेल मार्श उस चीज़ में, तो आई एम नेमिंग हिम एज अ बैकअप। ब्रेट्सकी, अगर मार्करम खेलते तो ब्रेट्सकी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि शमार जोसेफ को भी खिलाना पड़ेगा इनको। दूसरी बात ये, अगर शमार जोसेफ नहीं खेलते हैं तो फिर आप ब्रेट्सकी को लेके आ सकते हैं या मार्श को लेके आ सकते हैं ऊपर। इनके पास 6 ही ओवरसीज ऑप्शन है, ये भी एक कहानी इनकी है। उसके बाद अब्दुल समद की बात करते हैं, लो डाउन दी ऑर्डर, अच्छी बैशिंग करते हैं, जम्मू से आते हैं, और हैदराबाद के लिए कुछ मौके पे थोड़ा थोड़ा काम किया है इन्होंने, बहुत प्रूव नहीं किया है, इनको बहुत कुछ प्रूव करना है, तो वो कहानी इनके लिए रहेगी। तो ये इनकी 12 की कहानी हो सकती है, बैकअप्स की कहानी हो सकती है। अब अगर वापस आए हम देखें कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, कि इसके बारे में बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पे आते हैं, तो बहुत अच्छे यंग टैलेंट्स इनके पास IPL में। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अक्सर टीम्स क्या करती है, वो चाहती है सीनियर प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने अंडर 19 प्लेयर्स को और इवन साथ ही में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छा उन पर इन्वेस्ट करना चाहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये बनाएंगे प्लेयर्स को जो कि इंडियन टीम के काम आएंगे। एक चीज़ है, प्रिंस यादव को पिक किया है, तो काफ़ी अच्छा टैलेंट वो भी है। अर्शिन कुलकर्णी, मैं बहुत एक्साइटेड उनको देखने के लिए। युवराज चौधरी की बात करेंगे, ये ओपन करते हैं, शॉर्ट ही शॉट मारते हैं, और उसके बाद ये भी है कि आई थिंक इनके अंदर सीरियस टैलेंट है, तो इनको देखना पड़ेगा। मणिमारन सिद्धार्थ की मैंने ऑलरेडी बात की, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे बॉलर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में इन्होंने बॉलर्स को पिक किया, मयंक यादव को उन्होंने रिटेन किया है, तो ऐसे में जो यंगस्टर्स को भी लेके आए, आकाश सिंह को लेके आए, तो आई थिंक ये ओवरऑल एक अच्छी फ्रेंचाइज है उस तरीके से, कम व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप यंग गन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक। उसके बाद गुड इंडियन डोमेस्टिक फाइनेंस की मैंने ऑलरेडी बात की, तो इंडियन डोमेस्टिक पार्ट जो है इनके पास में बहुत अच्छे हैं। ओवरसीज में भी जो 3-4 प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 6 ऑप्शन है, तो वो वीकनेस होती है, लेकिन अच्छे ऑप्शन है, ये स्ट्रेंथ है। उसके बाद बिग स्टार्स इनके पास में, अगर आप बात करें पूरन की, अगर आप बात करें मार्करम की, अगर बात करें ऋषभ पंत की, डेविड मिलर की, तो ये अपने आप में लीडर्स हैं बहुत सारे। साथ ही में अगर आप और देखते हैं इस टीम को, तो ऋषभ पंत तो कैप्टनसी करने वाला है, लेकिन निकोलस पूरन भी किसी मौके पे कैप्टनसी कर सकते हैं, मार्करम भी साउथ अफ्रीका के लिए कैप्टनसी करते हैं, तो ऐसे में आई थिंक इनको लीडर्स की कमी नहीं होगी। तो ऐसे में जब जरूरत होती है प्रेशर सिचुएशन में किसी प्लेयर को खड़े होने की, तो वहाँ पे ही खड़े हो सकते हैं। मार्करम पे आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए नहीं करते वो चीज़, लेकिन आई थिंक बाकी जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं। निकोलस पूरन एक्सपेक्टर रहेंगे, क्योंकि T20 के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, और ऐसे में आई थिंक उनको रिटेन करना 21 करोड़ में वॉज नॉट अ बैड ऑप्शन। एक और चीज़ ये भी है कि पूरन अगर खड़े हो जाते हैं तो बाकी टीम्स बिल्कुल ही फारिग हो जाती हैं उसके बाद, वो एक कहानी है। उसके बाद इनके पास गुड बैटिंग बैकअप्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर जैसे अगर मार्करम ब्रेट्सकी खेल रहे हैं तो मार्श बाहर बैठे हैं, मार्श मार्करम खेल रहे हैं तो ब्रेट्सकी बाहर बैठे हैं, ब्रेट्सकी मार्श खेल रहे हैं तो मार्करम बाहर बैठे हैं, युवराज चौधरी बाहर बैठे हुए हैं अगर कोई आप ओपन नहीं करा रहे हैं तो इनके पास कुछ ऑप्शन है जो कि एक्साइटिंग हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एक कहानी रहेगी देखने के लिए। उसके बाद वीकनेसेस पे आते हैं। सीरियस इंजरी कंसर्न्स हैं इनकी टीम में। आकाशदीप NCA में, मयंक यादव NCA में, आवेश खान NCA में, मोहसिन खान रूल आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से, तो वो भी एक कहानी है। उसके बाद शमार जोसेफ का भी थोड़ा सा रहता है हिस्ट्री इंजरी का ज़्यादा। मिचेल मार्श तो इंजर्ड ही रहते हैं, पार्ट टाइम इंजरी, पार्ट टाइम क्रिकेट उनका काम रहता है। तो एक बात वीकनेसेस में ये भी है कि इनका टीम बैलेंस बहुत ख़राब है। इंजरी भी हुई है, लेकिन इंजरी से पहले जो इन्होंने बहुत ही बुरा ऑप्शन गया था, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
सारा पैसा इन्होंने खर्च किया ऊपर अपने बैटर्स लेने में या नंबर 5-6 तक टीम बनाने में। उसके बाद इनके पास जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट उतना नहीं किया, उन्होंने भरोसा किया इंडियन प्लेयर्स पे। तो ऐसे में आई थिंक वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। आपको कम से कम एक ओवरसीज बॉलर भी चाहिए जो कि लीडर ऑफ द पैक हो सकता है। इनके पास में लीडर ऑफ द पैक भी कोई नहीं है बॉलिंग में, तो वो एक कंसर्न है। उसके बाद में अगर हम देखें तो टीम बैलेंस इस वजह से नहीं बन पा रहा है क्योंकि इंजरी भी हो गई है। दूसरी बात, अगर आप शाहबाज अहमद को नंबर 6-7 पे खिलाते हैं तो उसके बाद में आपके पास बहुत क्वालिटी ऑलराउंडर्स की कमी है, आपके पास स्पिन बॉलिंग बहुत सारी नहीं है, वही प्रॉब्लम है। शार्दुल ठाकुर के आने से थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर पाएंगे क्योंकि बीइंग अ सीनियर प्लेयर वो शायद आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक टीम बैलेंस पे कमी है, वो एक चीज़ है। उसके बाद में अगर हम देखें स्पिन बॉलिंग में इनके पास में बहुत चांसेस नहीं है कि ये 11-12 में किसी को 2 से ऊपर खिला पाएंगे। बदौनी थोड़े स्पिन करते हैं, शाहबाज अहमद भी स्पिन करते हैं, रवि बिश्नोई ब्रिलियंट स्पिनर हैं, लेकिन शायद आपको कम पड़ जाएं क्योंकि अगर कंडीशंस गलती से भी स्लो मिल जाती हैं आपको, तो ऐसे में आपके पास 2 बहुत ही प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए। शाहबाज अहमद कैन गो फॉर रन्स, रवि बिश्नोई के साथ में आपको क्या मणिवारन सिद्धार्थ को खिलाने का एक टेम्पटेशन अंदर से आएगी तो क्या पूरी करेंगे, वही क्वेश्चन रहेगा। बस सिद्धार्थ आई फील कि अच्छे स्पिनर हैं तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो नहीं खेलेंगे। दूसरी बात ये भी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बैकअप्स की बात है जब इंडियन टैलेंट की आप बात करते हैं, क्योंकि अगर आप बॉलिंग में इंजरी इतनी सारी है तो कौन उनको रिप्लेस करेगा, इनके पास एक्सपीरियंस बॉलिंग बैकअप्स नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहेगा इनके लिए। उसके बाद बॉलिंग लीडर की मैंने ऑलरेडी बात की, नहीं है इनके पास में, तो वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको डेप्थ दिखाई दे रही है कि नहीं है। बैटिंग में भी अगर आप 6 पे मिलर को भेज रहे हैं सही बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास बॉलिंग कमज़ोर है तो आप उसको 7-8 तक बैटिंग रखना चाहेंगे, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन शायद उतना ज़्यादा अच्छे से आप खोल नहीं पाएंगे। शाहबाज अहमद नंबर 7 अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग क्या वो कर पाएंगे, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर क्या उस तरीके की बैटिंग कर पाएंगे, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। आईपीएल में अलग होता है, रणजी में अलग होता है, ये एक चीज़ है। तो वही है, अगर आपके पास टीम बैलेंस अच्छा नहीं है तो शायद आप होम एडवांटेज का भी उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वो एक चीज़ है। स्पिन बॉलिंग इनको अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि गलती से अगर जो ब्लैक सॉइल का पिच होता है एकाना में अगर वो स्लो रहा तो शायद आपको स्पिनर्स कम पड़ जाएंगे, वही प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर लें बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस टीम के हिसाब से बैलेंस ढूंढते रह जाएंगे पूरे महीने 2-3 महीने, और उसके बाद आई थिंक ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास चैलेंज है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लेने का भी, बस देखते हैं क्या करते हैं। ऋषभ पंत कैप्टन बने हैं, दिल्ली से चोट खा के आए हैं, ऐसे में आई थिंक ऋषभ पंत भी चाहेंगे प्रूव करना खुद का पॉइंट। इवन इंडियन टीम में भी आने वाले टाइम में दिखाना चाहेंगे खुद को कि मैं फ्यूचर लीडर बन सकता हूँ, तो आई थिंक वो भी एक चीज़ करना चाहेंगे ऋषभ पंत। उसके बाद डेवलपिंग यंगस्टर्स इनका काम दिख रहा है मुझे, जो कि इन्होंने पिक किए हैं प्लेयर्स को, तो ऐसे हो सकता है आने वाले टाइम में ये एक को डेवलप करें इंडियंस के अराउंड, यंग इंडियंस के अराउंड। एक और चीज़ ये भी है, इन्होंने रवि बिश्नोई, मयंक यादव को रिटेन किया है, आयुष बदौनी को रिटेन किया है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है इनके लिए और इवन इंडिया के लिए कि आप जब कोई फ्रेंचाइजी ऐसे पिक करती है, भरोसा जताती है उन प्लेयर्स पे, क्योंकि बहुत ही यंग है, बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक के प्लेयर्स ही ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं, तो आई थिंक ऐसे में आप बनाते हैं एक बहुत ही अच्छी टीम इंडिया के लिए। तो उसके लिए हेड्स ऑफ इस फ्रेंचाइजी को। लोगो खराब है, जर्सी खराब है, लेकिन कम से कम स्काउटिंग ठीक है, और साथ ही में हम देखते हैं कि ये डेवलप कर रहे हैं प्लेयर्स को, जो कि बहुत बड़ा साइन है। उसके बाद मेरे हिसाब से यंगस्टर्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू स्टेप अप। इंजरी कंसर्न्स हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं सीनियर, लेकिन आपके पास बॉलिंग में जितने यंगस्टर्स हैं आई थिंक उनके पास चांस है कि वो आएँ और दिखाएं कि उनके अंदर क्यों उनको लिया गया है और क्या उनके अंदर वो जज्बा है कि नहीं इस लेवल में आने का। आई थिंक उनके पास चांस है सीनियर बनने का या परफॉर्मर बनने का, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा चांस है। उसके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की बात करें तो वुंडेड टाइगर इज बैक, इनको पिक नहीं किया गया। इतने बुरे ये कभी भी नहीं थे कि इनको आईपीएल में किसी टीम ने पिक ही नहीं किया। दोनों साइड से परफॉर्म कर सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। रणजी में फोड़ के आए, तबाह करके आए बॉलिंग लाइनअप्स को भी, इवन बैटिंग इतनी अच्छी की, 100s मारे इन्होंने, तो इसी वजह से आई थिंक लॉर्ड शार्दुल का बनता था कमबैक और यहाँ हो गया है। तो भगवान की घर देर है अंधेर नहीं कह सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर इस बैक देख के अच्छा लगता है। उसके बाद थ्रेट्स देखते हैं इनको क्या है। इंजरी की मैंने 1000 बार बात की आपसे, इंजरी बहुत सीरियस कंसर्न होता है क्योंकि आप एक प्लान बना के जाते हैं ऑप्शन से पहले, ऑप्शन के बाद आप प्लान्स को रीवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद आप एक इवेंट से पहले आप फिर से रीवैल्यूएट करते हैं अपने प्लान्स को कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है, और वहाँ पे आपके सारे प्लान्स धाराशाही होते हुए दिख सकते हैं क्योंकि आपके 3 से 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो ये एक कंसर्न हो जाता है, बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। दूसरी बात ये टॉक्सिक फ्रेंचाइजी है। अगर आप बात करें संदीप गोयनका की, जिस तरीके से उन्होंने केएल राहुल को चिल्लाया था, तो आप मान सकते हैं कि ये शायद उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, और टू मच मेडलिंग इनटू टीम मैनेजमेंट अफेयर्स, आई थिंक ओनरशिप अगर वो चीज़ करती है तो शायद टीम को ही वो चीज़ काम नहीं आए और बैकफायर कर सकती है वो चीज़। तो ऐसे में आई थिंक टॉक्सिक फ्रेंचाइजी है, सही कर लें तो ठीक है, थ्रेट रहेगा। स्पिन बॉलिंग इनको इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं करते हैं तो शायद दे कैन गो फॉर रन्स जहाँ पे बहुत फ्लैट विकेट्स हों, और इवन स्लो कंडीशंस पे भी यू नीड स्पिनर्स, क्योंकि वहाँ पे तो स्पिनर्स के काम है जो बॉल फंसा के फेंकें, या फिर जब वो बॉल ग्रिप कराते हैं पिच में तो बॉल रुक के आती है, तो ऐसे में बैट्समैन को शॉट मेकिंग में ईजी नहीं होता, वो एक कंसर्न है। फ्लैट विकेट्स पे आपको रवि बिश्नोई जैसा स्पिनर भी अच्छा काम करके देता है, तो ऐसे आपके पास स्पिनर्स हमेशा होने चाहिए जो किसी भी
जगह पे अच्छी बॉलिंग कर पाए। जैसे मिचेल सेंटनर की आप बात करते हैं, वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, सुनील नारायण की बात करते हैं, इनके पास में वो क्वालिटी उतनी मिसिंग रवि बिश्नोई के अलावा, वो एक चीज़ है। उसके बाद डेथ बॉलिंग इनके लिए कंसर्न है, इनके लिए ओवरऑल बॉलिंग ही कंसर्न दिख रही है, लेकिन डेथ बॉलिंग स्पेशली बहुत कंसर्न दिखाती है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि न्यू बॉल बॉलिंग भी इनके पास में नहीं है। मैं भी डेथ बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, कौन करेगा? आई हैव नो आंसर्स। कौन करेगा? शमार जोसेफ करेंगे, ही स्टिल गो फॉर रन्स, और वो जितने रन्स के लिए जाते हैं आई थिंक मुश्किल करेंगे बाकी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि शमार जोसेफ पेस लेके आते हैं एंड देन ही गोज फॉर रन्स। तो पेस बिल्कुल यूज़ होती है आजकल, प्लेयर्स यूज़ करके मारते हैं शॉट्स। एक और चीज़ ये भी है, दूसरा कोई इनके पास डेथ बॉलर है भी नहीं। मैं क्या फिट होते शायद वो चीज़ कर रहे होते, मोहसिन खान कर रहे होते, लेकिन दोनों ही अभी इंजर्ड हैं। आवेश खान करते लेकिन वो भी इंजर्ड है। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आंसर देगी एलएसजी खुद, कौन टीम खिलाती है। उसके बाद ये भी है कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, उसके बाद 3-4 मैचेस में बहुत कुछ पता चल पाएगा हमको उस चीज़ की वजह से। न्यू बॉल से बात करें, शमार जोसेफ अगर खेलते हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली न्यू बॉल उनको देना शायद बैकफायर कर सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वन चेंज जो अच्छा काम करेंगे, स्विंग को कंट्रोल करना शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद अगर हम और बात करें, आकाश सिंह कैन बी गुड ऑप्शन विद न्यू बॉल, वो अगर खेलते हैं तो अच्छी बात होगी। आकाशदीप की बात करते हैं, वो भी शायद न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें, राजवर्धन हंगरगेकर भी शायद अच्छा काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इनके 11 में तो दोनों ही कंसर्न्स दिख रहे हैं हमको साफ साफ। शार्दुल ठाकुर एकदम इमीडिएटली न्यू बॉल से आएंगे, मुश्किल दिख रहा है मुझे, वही है। तो उसके बाद बैटिंग ओवर पावर कर रही है बॉलिंग को, ये चीज़ तो हम समझ ही चुके हैं कि बॉलिंग की अगर स्ट्रेंथ एक्स है तो बिल्कुल बैटिंग उससे बहुत 2x ही रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लियर डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात, इनका इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया ही नहीं है बॉलर्स में, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप मिल पाएगा? तो दैट इज़ अ कंसर्न, और वही शायद आपको सफरिंग करवाएगा, वही आपको हरवा देगा, टूर्नामेंट से बाहर करवा देगा। इसलिए प्ले ऑफ चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्लियरली शायद नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि बाकी टीम्स भी चोक कर रही हैं, या फिर कह लें बैटिंग इतना ज़्यादा कॉम्पनसेट कर रही है अपनी बॉलिंग के लिए कि आप सारे मैचेस जीत जा रहे हैं, कोई भी मैचेस निकाल ले रहे हैं, तब अलग बात है, फिर मिरेकल्स बता सकते हैं मेरे हिसाब से। ये अभी ऐसे ही इनका केस दिख रहा है मुझे। अब बात करते हैं एलएसजी के बैटिंग जो इनके पास रेपर्टोयर है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है कुछ बैट्समैन का बहुत अच्छा है, कुछ का थोड़ा सा बुरा है। अगर हम बात करें, अब्दुल समद 147 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, अश्विन कुलकर्णी 146 का रखते हैं, मार्करम 133 का रखते हैं, उसके बाद आयुष बदौनी 136 का रखते हैं। तो अच्छा है काफ़ी, कुछ लोग का 138 मिलर का है, 129 हिम्मत सिंह का है, 132 मिचेल मार्श का है, थोड़ा लोअर साइड पे है। मैथ्यू ब्रिज की 132 का है, पर ये और आई थिंक तेज़ खेल सकते हैं। 148 का निकोलस पूरन का है, ये जो इनका नाम है आई थिंक 148 से ज़्यादा बहुत तेज़ खेल सकते हैं ये। शाहबाज अहमद 130 का है, 142 का युवराज चौधरी का है, ऋषभ पंत का 145 का है। तो आई थिंक ठीक ठाक प्लेयर्स हैं इनके पास में। मिडिल ऑर्डर इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने उस पॉइंट को मिस किया हो तो मिडिल ऑर्डर इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं अगर आप नंबर 3 पे देखते हैं पूरन आते हैं, नंबर 4 पे पंत आते हैं, नंबर 5 पे आयुष बदौनी आते हैं, नंबर 7 पे मिलर आते हैं, फिर शाहबाज अहमद आते हैं। तो 3, 4, 5, 6 इनका डन है। जो 5 प्लेयर्स इनके हैं आई थिंक ये ठीक ठाक मिडिल ऑर्डर है इनके पास में, तो बिल्कुल उस चीज़ में वरीड नहीं रहेंगे ये। उस पर अगर हम बॉलिंग को देखें तो इनकी बॉलिंग में कुछ प्लेयर्स का बहुत ही कम इकोनॉमी रेट है, जैसे कि आकाशदीप 7.6 का इकोनॉमी रखते हैं। उसके बाद आयुष बदौनी 8.2 रखते हैं, बीइंग अ पार्ट टाइमर अच्छी बात है। मैं कहता हूँ 6.6 का रखते हैं, अच्छा साइन ये भी है। उसके बाद 7.6 का मोहसिन खान का है, पर वो बाहर हो चुके हैं। 7.3 का रवि बिश्नोई का है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। 7.7 का शाहबाज अहमद का है, और शमाल जोसेफ का है 9.75 का, जो कि बहुत ज़्यादा है। हंगरगेकर का बहुत ज़्यादा है, 9.15 का है। 8.5 का आवेश खान का है, वो भी ज़्यादा ही रन देते हैं यूजुअली। और अश्विन कुलकर्णी का 9.5 का है, वो भी थोड़े से महंगे साबित होते हैं। तो ये रहा इनका बॉलिंग लाइनअप की बात है। अगर हम और देखें इनका शेड्यूल, इनको 24 मार्च को खेलना है पहला मैच दिल्ली से वाइजैग में। दिल्ली की टीम भी थोड़ी सी वीक साइड पे दिख रही है, तो आई थिंक ये इवन कॉन्टेस्ट हो सकता है, पर बैटिंग जो लखनऊ की है वाइजैग में आई थिंक ज़्यादा फायर कर सकती है और पहला मैच जीत सकती है। तो उस पर हैदराबाद में इनका मैच है 27 को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में। ये मुझे लगता है हार जाएंगे, वहाँ पे इनको हराना मुश्किल होगा हैदराबाद को। लखनऊ में मैच इनका पंजाब से, अगर विकेट थोड़ा सा भी स्पाइसी होता है, जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, या फिर कह लें कि विकेट स्लो होता है, तो शायद पंजाब किंग्स को आप थोड़ा सा फेल कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली विकेट ट्रू होता है तो फिर पंजाब किंग्स आपको मेरे हिसाब से 70% 80% केसेस में हरा देगी। तो वही केस है। उसके बाद मुंबई इंडियंस से लखनऊ में मैच है, वो भी मुंबई इंडियंस भी आपको हरा देगी मुझे लगता है। उसके बाद कोलकाता में मैच है इनका केकेआर से, ये भी मुझे हारते हुए दिख सकते हैं अगर इनकी बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ना करे तो शुरुआत के 5 मैचेस में मुझे लगता है कि 1 मैच जीत लें, 2 मैच जीत लें मैक्सिमम, बड़ी बात है। तो आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग, ओवरऑल वर्डिक्ट यही होना चाहिए। बाकी एक और चीज़ ये भी है कि आईपीएल शुरू हो रहा है बस आज से, और ऐसे में एक कहानी ये भी है कि मैं आपसे कोशिश करूँगा कि लाइव सेशंस करूँ। बाकी मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कीजिएगा, नहीं लग रहा है तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा क्या इंप्रूवमेंट्स नीडेड है, मैं उस पर काम करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।